3 साल लगाए मैंने मरने में। 2008 में मैंने साजिद को लिख दिया कि भाई मेरी बीवी भी ले जा, मेरे बच्चे भी ले जा, उनका ध्यान रखना, मैं मर रहा हूँ। तो 2008, 2000, 2000, 2017, फिर 18, फिर 19 में मैं मरा। वो भी किस दिन? जिस दिन उसका बर्थडे था, हेमा का, 12th of September। यार ये कानून अच्छा काम नहीं करता। वो कहता है कि यार आया गया गॉन एंड बाय केस है कि ये इसने मर्डर कर लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज चैनल। खबर भारत की राजधानी दिल्ली से है। कुछ ही मिनट पहले या कुछ ही घंटों पहले मैंने एक खबर आपको लाइव बताई थी, जो एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ी हुई थी जिन्होंने ऑनलाइन शादी.com से एक लड़की पसंद की थी और इनके साथ लगभग 4 करोड़ 50 लाख रुपए की ठगी हो जाती है। मेरे साथ फ्रेम में जो इस वक्त शख्स मौजूद हैं, इनका नाम संजय गुलाटी जी है। उम्र 52-53 साल है और इनके साथ जो फ्रॉड हुआ है हम तो आपको बता ही चुके हैं, लेकिन इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। एक जो मैं खास बात आपको बताने जा रहा हूं, हमारे साथ जो शख्सियत बैठी है इन्हीं को गुलाटी जी कहा जाता है, संजय गुलाटी जी। संजय गुलाटी ने लगभग 3 साल भारत देश से बाहर दुबई में फूड कंपनी में काम किया है। हालांकि 2-3 बार दुबई से बाहर, 2-3 बार दुबई से ईरान भी जाना हुआ, क्योंकि कई बार वीज़ा का कुछ इशू रहा, उसकी वजह से ईरान भी 2-3 बार चक्कर लगे। फिर से जो है फूड कंपनी में आकर दुबई में इन्होंने अपनी जॉब की। एक सेकंड माफी चाहता हूँ। हाँ, एक तो मेरी उम्र जैसे इन्होंने बयान किया, मेरी उम्र अभी 56 साल है, 56। ठीक है। जब अटैक हुआ था, जो मारा मैंने, वो जब मैं 50 साल का था। ठीक ठीक। और 5-4.5 करोड़ की इन्होंने बोली, वो तो है ही है जो है, लेकिन उस पैसे जो 4.5 करोड़ है वो आपको लगता है बहुत ज्यादा वैल्यू है, लेकिन बच्चों के सामने वो पैसे की कीमत नहीं है। चलिए वो हम जान लेते हैं थोड़ा सा। अभी अब संजय गुलाटी की जो वाइफ थी, 8 तारीख 3रा महीना 2007 में इनकी शादी होती है। अच्छे से परिवार का पालन पोषण रहता है। वुमेन्स डे था, वुमेन्स डे। हाँ, तो उसमें शादी अच्छे से चल रही थी। फिर उसमें कहाँ बिगाड़ आना शुरू हुआ और कहाँ गुलाटी जी को लगा कि इसमें बिगाड़ आ चुका है, या बहुत सारी ऐसी मैसेज होते हैं जिससे मालूम पड़ जाता है कि अब जो रास्ता है वो दूसरी ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि दुबई में जब संजय गुलाटी जी ने शादी.com पर एक रिक्वेस्ट देखी या भेजी, जो भी हुआ था वो हम बात कर लेंगे, लेकिन जो हेमलता है वो दुबई के ही बिल्कुल बगल में 2 घंटे 3 घंटे के डिस्टेंस पे रहती थी। 15-20 मिनट के डिस्टेंस पे रहती थी। शारजा जो एक अलग दुबई से थोड़ा सा अलग है, वहाँ पर रहती थी। संजय गुलाटी का वहाँ आना जाना भी हुआ। वो एक आना जाना होगा भी, क्योंकि एक जब कोई रिश्ता करता है तो उसमें अपने आप को एक तरह से मेल भी करना बहुत ज़रूरी है, बात करनी भी बहुत ज़रूरी है। वो सारी बात कर लेते हैं अभी। संजय गुलाटी जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दर्शकों को अभी हमने आपके बारे में बहुत सारी जानकारी दी है, बताया है, और कहीं ना कहीं आपका दुख बड़ा है जो आप दर्शकों को सुनाना चाहते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जिस वक्त आप दुबई में थे उस वक्त आपकी कितनी उम्र थी? जब मैं पहली बार गया तब वो 30 साल का था, और उससे पहले भी गया था तब मेरी 18 साल की उम्र थी। फिर मैं वापस आ गया इंडिया में। उसके बाद जब मैं दोबारा गया तब 2000 के आसपास गया था मैं। 2000 जी जी, 2000 का उम्र मेरी, तब प्लस माइनस करके बताता हूँ, 30-35 साल होगी।
हाँ वो हाँ 35 अब एग्जैक्ट मत बताओ। हाँ 25 साल पहले हो गया। हाँ 2025। हाँ। और मैं जब पहली बार मतलब लगभग जब गया तब 2000 में गया, 2000 में। तो मतलब 25 साल पहले गया, तो हाँ 24 साल पहले। हाँ 30 से 35 36 लगा लेते हैं। तो जिस वक्त आपकी ये ऑनलाइन आपने रिश्ता देखा, उस वक्त आपने क्या समझा तब उसके मेरी बारे उम्र 40 साल की हो गई थी। में? जी। उससे पहले भी मेरे को शादी करने के लिए डैडी ने बुलाया दिल्ली, और मैं आया। पर कुछ शॉर्ट टाइम के लिए आना और जाना वो जल्दी जल्दी था, क्योंकि वापस दुबई जाना है। तो या वीज़ा चेंज करने के लिए इंडिया भी आया, और वो सब बातों को मिला जुला के तो फिर मैं यहाँ से वापस जब गया तो तब तब मैंने फाइनल कर लिया था कि अब मुझे शादी करनी है। तो आपने क्या सवाल किया? फिर जैसे 8 तारीख तीसरा महीना 2007 में, 3rd of March। हाँ ना, तो शादी ऑनलाइन आपने रिश्ता ढूंढा, मिल गई शादी। तो शादी के वक्त बताया था आपने कि 7 लोग उनकी तरफ से थे और कम से कम 400 से 500 के अधिक लोग आपकी ओर से थे। अंदाजा अंदाजा कोई 250-300 हमारी तरफ से हाँ थे। हाँ हाँ मुझे नहीं मालूम, जी जी। वो तो तब पुरानी बात होगी। और उनकी तरफ से 7-8 या 9 लोग, इतने ही उनके लोग थे। और ये काम शादी हुई थी नवंबर में, 25 नवंबर। मिला मैं उनको 3rd of मार्च, वुमेन्स डे होता है उस दिन। तो उस दिन मिला पहली बार फेस टू फेस। और फिर 5-6 महीने जो लगे वो मुझे उसको पटाने में लगे, या उसको अपने माँ बाप से बात करनी थी, क्योंकि वो शादीशुदा थी और वो दूसरी शादी कर रही थी। तो चलो ये वक्त लगता ही लगता है। और वो तो मुझे लगता ही है, वो तो इंसान को जब किसी से पहली बार बात करते हैं तो अपने बारे में बताना पड़ता है कि मैं ये जॉब करता हूँ, काम करता हूँ, आपको खुश रख पाऊंगा या नहीं रख पाऊंगा। आपने बात की होगी, उन्होंने भी आपने बारे में बताया होगा। अच्छा, उस बीच आपने बताया था कि वो पहले से ही शादीशुदा थी या तलाकशुदा थी। क्या ये कहानी जो एक अमेरिका से चलती है, आपने कहा कि अमेरिका में भी पहले किसी के साथ जो शादी करने के बाद शादी करी थी किसी सिंधी से, जी जी अमेरिका में, जी मैनहट्टन। जी जी तो फिर वो तो जब किसी वजह से उसको वहां से आना पड़ा, अब मतलब उसको एक फुजिटिव एक भागा हुआ कह लो, या वो मुझे बाद में पता चला जब मैं उस एडवोकेट के उसके एडवोकेट के पास गया, एमिरेट्स एडवोकेट, शेख जायद रोड, दुबई। तो मैं जब आ गया तो मुझे लगा कि वो पेपर कुछ लिख रही है, कुछ कर रही है। तो वो जो चीजें थी वो एक सस्पिशियस काम था कि तब उसका तलाक शायद नहीं हुआ था, और नहीं हुआ था। तो जब नहीं हुआ था तभी वो प्रोसीड कर रही है ताकि वो किसी तरह से फिर वो मेरे साथ शादी कर पाए। तो फिर अच्छा, दर्शकों में एक चीज आपको अहम बताने वाला हूं। अभी आप जो संजय गुलाटी जी को देख रहे हैं, बात करने में आपको बहुत अटपटा लग रहा होगा कि हमें गुलाटी जी की आवाज प्रॉपर समझ नहीं आ रही है, या फिर बताने का तरीका अलग हो सकता है। इस आवाज के बारे में भी जान लेते हैं। क्या गुलाटी जी आप पहले से ही इसी तरह बोलते हैं या बीच में कुछ हादसा हुआ है? मैं भी आप ही की तरह जी टीवी के अंदर जर्नलिज्म करता था। जी जी मैं एनडीटीवी में भी काम किया, जी इंटर्नशिप में। जी तो मेरी फम्बलिंग तब नहीं थी। जी अब जो एट्रोसिटीज बढ़ती है या मेरा इंटोनेशन बढ़ता है या कम होता है, जो मेरी आवाज ऊपर नीचे आप सुन रहे हो, जो भी मेरे साथ जो हादसा हुआ वो ये था कि मेरे को जब अजमेर में ये 2017 की बात है, जब मेरे साथ उसने बेइंसाफी करना शुरू किया, तो वो मेरे को उसके अगले महीने ही ये मेरे को अटैक, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ना, वो एट्रोसिटीज, मेंटल टॉर्चर देना, और वो उसकी वजह से मेरा ब्लड प्रेशर, उनको उसके फादर ने भी मुझे हॉस्पिटल में दिखाया, क्योंकि अगर मैं वहां मर गया तो फिर दिक्कत आ जाएगी उनको, उनके लिए दिक्कत। लेकिन वो चाहते थे कि मैं किसी तरह से अजमेर छोड़ दूं, ताकि वो जिम्मा नहीं लेना चाहते थे रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो हमारी प्रोमाइसिस में मर गया, हमारी 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 प्रोमाइसिस मतलब उसके घर में मर गया।
तो फिर वो मुझे जो इंटोनेशन थी वो मेरा इतना प्रेशर बढ़ गई, या वो बोलती थी कि मैं तुम्हारे बच्चों से बात करने तभी दूंगी जब तुम मुझे ये पैसा दो या वो पैसा दो। वो जो इन फरोज साहब के पास सारे वो एविडेंसेस मैंने इनको पेपर में दे दिए, तो ये आगे बता देंगे आप। अच्छा, जो भी गुलाटी जी ने जहां पर कंप्लेंट की है, एफआईआर की है, मैं रॉक क्लाइंबर था, वो तो मतलब हम आपको जरूर दिखाएंगे। हो सकता है मैं सारे डॉक्यूमेंट्स की दोबारा से एक स्टोरी बनाकर आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल हम बात कर लेते हैं कि गुलाटी जी बात करने की स्थिति में नहीं है, फिर भी हम बात ये ठीक से कर पाएँ। और अभी देख रहे हो स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जब इंसान को एक तरह से माइंड पे प्रेशर होता है तो स्वास्थ्य अपने आप में ख़राब हो जाता है, और स्वास्थ्य इंसान की बॉडी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है स्वास्थ्य को लेकर के। लेकिन कुछ सवाल मैंने लिखे हैं, गुलाटी जी से बात कर लेता हूँ। लेकिन गुलाटी जी का भी यही कहना था कि आप सारे सवाल आप ही बता दीजिएगा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि पीड़ित ये हैं तो ये अपनी बात बता सकते हैं। अच्छा गुलाटी जी, जैसे ये जो शादी के बाद फिर आपको बच्चे हुए, बच्चे होने के बाद जैसे सफ़र अच्छा चला होगा आपका, शॉपिंग करी, घूमे फिरे, बहुत सारी बातें होती हैं शादी के बाद, तो आपको कब महसूस हुआ कि अब गाड़ी जो हमारी ठीक ठाक चल रही थी लेकिन अब वो दूसरी लाइन पे जा रही है? आपको कब महसूस हुआ वो बताइएगा। जब शादी हुई दिल्ली में इस्कॉन टेम्पल में, मैरिज एक्ट जो था वो 1955 लीगल मैरिज, जो कि कानून भी उस बात को मानता है। 1955 का एक लॉ है, कोई मैरिज हिंदू एक्ट, तो उसके अंदर हमारी शादी इस्कॉन टेम्पल में हुई दिल्ली में। जो हमारे फरोज साहब ने बताया कि वो हमारी तरफ से कितने विजिटर्स आए शादी में और उनकी तरफ से कितने आए, तो इस्कॉन टेम्पल में शादी हुई। और फिर जब हम दिल्ली में फिर वो हनीमून के लिए फिर हम गए, वो नोएडा के पास ही कोई एक जेपी एक एक वो एक जगह है, जेपी एक होटल है, ठीक है, वो ग्रेटर नोएडा की तरफ। जी। तो वहाँ पर रात को रुके और फिर हम दिल्ली वापस आ गए, फिर हम दुबई आ गए। दुबई से फिर हमने मेरे को याद नहीं आ रहा कि दुबई से डायरेक्ट मॉरिशस गए थे हम। मॉरिशस में कोई 15 दिन का स्टे था। मेरा मॉरिशस में दोस्त भी था, जो कि तब का दोस्त, तब देखो असली बात है, मैं दोस्तों की बताऊंगा, जब आदमी के पास जो इतने प्रताड़ित होते थे, कौन रिश्तेदार उनका साथ होता है और कौन उनका रिश्तेदार या रिश्तेदार भी या दोस्त उनके साथ नहीं रहते, कि वो सब जब बदल जाते हैं लोग। तो वो सारी बातें आपको बाद में बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। अच्छा, अभी आपने दोस्ती का जिक्र किया, और दोस्ती में क्या आपको दोस्त की तरफ से कोई हेल्प मिली? मान लीजिए कि आप दोस्त की तरफ से तो आप ही हो, आप ही मेरे दोस्त हो, या जो भी कोई मेरे को जब मैं मर रहा तो मेरे को उठाने वाले तो आसपास के लोग ही ले गए। रिश्तेदार अपना एक कहते हैं वॉश देयर हैंड्स, वो अपना पीछा छुड़ाते जब कानून बीच में आ जाता है। तो कानून से बचने के चक्कर में ये मदद करे। फरोज खान जी। क्या नाम बताया आपने? जी फिरोज खान। सलाम। तो फिर यूं की मेरे काफी दोस्त मुस्लिम दुबई में थे। मुस्लिम की गिनती गिनूंगा तो इतने तो इनके भी दोस्त नहीं है गिनती में, जितने मेरे दोस्त थे दुबई में, या शारजा बोलो या जो भी बोलो। तो उस दौरान जितने मेरे दोस्त बने, तो ये एक और हो गए। जैसे बच्चे हुए उसके बाद शादी में बदलाव आपको कब महसूस होने लगा? कि ये बात करीबन यूं थी कि देखिए, वो एक रिसेशन आया था उस टाइम में, जबकि मैं 7-8 लाख रुपए महीना कमाता था रुपए में, दिरहम में तो फिर कभी होगा वो कम हो जाता है। और करेंसी का वैल्यूएशन करें तो मैं करीबन पीक पे जब था लीजिंग डिपार्टमेंट में बेटर होम्स में। उससे पहले मैं मिक्की जगतियानी की होम सेंटर में प्रोडक्शन में काम करता था, फिल्में बनाता जैसे आप करते हैं। तो फिर वहां से ज्यादा टाइम नहीं रुका, उनकी गाड़ी भी थी
सारी फैसिलिटीज भी थी, लेकिन वो एक वक्त था जो मैंने उनके साथ 2 साल काम किया, फिर करीबन फिर मैं बेटर होम्स आ गया। बेटर होम्स में मैंने करीबन कई साल काम किया, और उसके अंदर मैं लीजिंग में था, लीजिंग में था। फिर लीजिंग के बाद फिर मेरे को प्रमोशन मिली। बेटर होम्स से नौकरी करना आसान काम नहीं होता, कई टेस्ट देने पड़ते हैं। तो आई वॉज केपेबल। तब जैसे आप बोलते ना, मोदी 18 घंटे काम करता है, तो मैं भी 18 घंटे काम करता था। और फिर उसके बाद ज्यादा काम करने से भी तबीयत, टेंशन से भी काम खराब हो जाता है। एनीवे, तो फिर मैं वहाँ पर फिर लीजिंग डिपार्टमेंट से सेल एंड परचेज डिपार्टमेंट में आया। तो 2-3 महीने मैंने जब वहाँ काम किया, तो फिर एक रिसेशन आ गया लेमन ब्रदर्स का। लेमन ब्रदर्स का रिसेशन आया था 2020 2008 पे, 7 and 8, नहीं 70 नहीं 7 and 8, तब शादी हुई थी, बच्चा भी हो गया था। तो मेरी भाई बोलती थी कि कहीं बच्चे की किस्मत की वजह से तो तुम्हारे को नौकरी नहीं छोड़नी पड़ी। नहीं, मेरे को बच्चे का क्या कसूर, बच्चों का थोड़ी ना कसूर होता है कि उसकी वजह से मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। वो रिसेशन आया when I was promoted, but during those 2-3 months I was not able to give a response immediate कि मेरे पास कितनी सेल है, परचेज की डीलिंग करी है। देन रिसेशन में कई लोगों को दुबई में they had to leave their job or they were expelled, क्योंकि वो फिर उनको निकालना था। दैट वाज अ कैनेडियन कंपनी थी। वैसे वहाँ पर दुबई में तो लोकल काम तो बहुत ही कम करते, सारे फॉरेनर्स ही काम करते हैं, एक्सपैट्स। तो फिर अच्छा, बच्चों की बात हम कर रहे थे, जब बीच में वाइफ के और आपके बीच में कुछ तालमेल खराब हो गया था, वो जब दूसरा बच्चा पैदा हुआ तब तक वाज गोइंग वेल, पर उनका जब मैंने नया बिजनेस शुरू करना था तो वो स्पॉन्सर भी उसी का। मैंने जो प्रॉपर्टी भी खरीदी एक, जो कि मैंने कहा कि हेमा चल 50-50 करते हैं। मैंने पैसे डाले, और मेरे यासिर, हमारा लॉन्ड्री, कमर्शियल लॉन्ड्री में ड्राइवर था यासिर, और नितेश जो उसका कजन ब्रदर था हेमा का। तो वो पैसा भी घर में जाते थे, पैसा घर भिजाते भेजते थे। तो वो मतलब मेरा कैश का बिजनेस था लॉन्ड्री में। जब वो हम डिलीवरी करते थे तो कॉर्पोरेट तो क्लाइंट से थे, उनका चेक आता था, चेक का काम मेरे को उनकी सैलरी देना या मेरे को नई मशीनें खरीदना उस पर लगता था। और जो कैश की जो कलेक्शन होती थी, तो वो नासिर, यासिर और नितेश जो थे, वो घर में पैसा भेजते थे और मेरे को फिर अपना मेरी गाड़ी चलाने का ज्यादा काम था, क्योंकि मैं जाता था दुबई से बॉर्डर, आबू धाबी की बॉर्डर, तो वहां से गाड़ी आना जाना करीबन 1 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगता था। ऑल्दो गाड़ी की स्पीड जो थी मैसिव, मतलब वो इंडिया जैसा नहीं है कि रुक रुक के चलना। वहां पर मैं 120 140 की स्पीड से गाड़ी चलाता था और फाइन नहीं होता था वहाँ। वो रेडार अलग होते थे, वो अलग बात है। तो आई मीन आपने क्या पूछा, कब शुरू हुआ? हाँ, सॉरी वो शुरू कब हुआ? वो शुरू जब हुआ, जब मेरा एक वक्त आया कि जब उसकी माँ ने मुझे बोलना शुरू किया कि ये बच्चे तेरे नहीं है। जब मुझे उसने एक्सपेल्ड करके दुबई से आना पड़ा किसी वजह से, उसकी भी कहानी मैं आपको बताऊंगा अभी रुक के थोड़ी देर में। लेकिन मैं आया तो फिर उसकी माँ ने मुझे बोला कि बच्चा तेरा नहीं है। मेरे को बहुत दुख हुआ। उसकी रिकॉर्डिंग है, मेरे फादर की रिकॉर्डिंग है, आपको वो आप चला देना, मैं चला तो दूंगा। वो रिकॉर्डिंग में बच्चे वो सुनोगे तो आप कहोगे कि यार ये तो बहुत बुरा किया, कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया, 250 पहुंच गया। और इतना ज्यादा एक्सट्रीम में जब आदमी पहुंच जाता है एक्सट्रीम में, तो बच्चे गए, पैसा ले जाओ, लेकिन जब बच्चे
कहते तुम्हारे नहीं है तो इससे ज्यादा क्या दुख होता है। जबकि बच्चों का नाम मेरे उनके बर्थ सर्टिफिकेट में मेरा नाम है, उन्होंने आधार कार्ड में भी नाम मेरा नहीं डाला। देखो कॉन्स्पिरेसी कहाँ शुरू होती है। मेरी प्रॉपर्टी लेने का करना, फिर बच्चों का नाम आधार कार्ड में ना डालना, और जब मैं सुसाइड कर लिया और उसको पता चल गया कि अब संजय सब कुछ बता देगा पुलिस को, तो फिर उसने फटाफट, मैं बच गया, जब बच गया तो उसको डर लग गया, तो वो फिर बाद में इमीडिएटली पैसा तो इंडिया में भी चलता है, तो वो एडवोकेट को, जजों को पैसा 10,000 दिरहम, निक के बारे में भी बताऊंगा। निक उसका एक को ब्रदर इन लॉ, मेरा को ब्रदर इन लॉ, जो बरमूडा में, एक्चुअली में मेरे बच्चे को वो छोटे बच्चे को देना चाहते थे, इसको आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हो, तो वो मेरे को बर्दाश्त ही था कि बच्चा भी उसको दे दो, और फिर बाकी जो पैसा लेगी वो उसका प्लान था कि एक मेरा को ब्रदर इन लॉ जो है वो अजमेर में है, उसका नाम देव है, देव प्रॉपर्टी का काम करता है, तो वो उसकी बच्ची का तो एडमिशन नीट पे नहीं होता था, तो शी वांटेड टू एक्चुअली सेंड हर नीस, उसकी नीस ही बोलेंगे शायद, तो वो उसको चाहती थी कि वो रशिया भेजे। तो इफ यू सेंड समवन अब्रॉड तो ऑफ कोर्स पैसा चाहिए, तो शी वांटेड टू यूज माय मनी टू गिव दैट मनी टू 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 हर सिस्टर डॉटर नीट के लिए, क्योंकि वो नीट पे पढ़ाई में इतनी पक्की, स्ट्रॉन्ग मेंटली, उसकी शी वाज बेबी एवरेज होगी, मीडियोकर स्टूडेंट होगी, लेकिन तो मैंने कहा कि बाबा पैसे जो करना करो, मेरे बच्चे मुझे दे। अल्टीमेटली बच्चे मांग रहा था मैं, तो वो कहती थी कि मैं तुम्हारी बात तभी कराऊंगी जब तुम या तो पैसा दो, या मैंने घर भी नाम कर दिया था उसके, ये वाला घर, मॉडल अपार्टमेंट वाला, और वो दुबई का पैसा तो ले ही, क्योंकि उसके नाम तक कर दिया था मैंने, और जो बैंक में पैसा डाला, जो मैंने उस खरीदने के लिए अपार्टमेंट, तो जो बैंक से डाला, तो वो मेरे पास भी स्टेटमेंट है कि कितना पैसा डाला आपने? करीबन वो स्टार्टिंग में 2-2.5 लाख दिरहम थे, मतलब इंडिया के हिसाब से कितने होंगे लगभग? 60-70 लैक्स होंगे, 60-70 लाख रुपया। और फिर बाकी पैसे पे भी मैंने मेरे नाम पे मैंने लोन लिया बैंक से, अराउंड 1 मिलियन दिरहम, 1 मिलियन दिरहम मतलब 10 लाख दिरहम, अब 1 मिलियन 10 लाख होता है, तो करेंसी का चक्कर है। तो वो पैसे की इंस्टॉलमेंट भी मैं भरता था, क्योंकि कैश पैसा मैं भेजता था घर में, क्योंकि यासिर और नितेश की कहानी ये है कि वो उसका कजन ब्रदर है, और सारी खबर जो थी वो मेरा जो साले को क्या बोलते हैं, को ब्रदर इन लॉ जो था, जो कनाडा चला गया, तो उसको भी मालूम है, पर वो भी कहता था ये गलत किया उसने, जब उसकी भी ईमेल है मेरे पास कि उसने अच्छी बात नहीं करी। वो नितेश ऑल्सो इज नितेश, और मेरा कजन ब्रदर रोलन भी एक नॉट अ गुड मैन, क्योंकि वो बचाता रहा, क्योंकि वो जो मेरी वाइफ थी वो ब्राइब लेती देती थी, कंपनियों के नाम भी मालूम है कहाँ से लेती है, मेरे पास सब डिटेल है। ये तो मैं बच गया तो आपको बता रहा हूँ, ना बचा होता है तो आपको कुछ पता ही नहीं चलता, इनको पता ही नहीं चलता। अच्छा, बहुत सारे ऐसे केस होते हैं, इनका कहने का मतलब ये है कि ये नॉर्मल थे पहले, लेकिन इनको इतना परेशान किया गया, इतना ब्लड प्रेशर हाई किया गया कि ये हॉस्पिटलाइज हो गए थे, इनको पागल बनाने की कोशिश की गई, यानी इनको इतना परेशान किया गया कि इन्होंने जीने की आस तक छोड़ दी थी। जी बोलिए। एक्चुअली में अभी एक केस और बाकी करना है, वो ये है कि किसी को अगर कोई जो जिसको मेंटल टॉर्चर कर रहा, उसकी जब हालत खराब हो जाती है, डिसेबल हो जाता है, उसको अगर तुम बोलो कि मरने के लिए बोल दिया, तो मतलब एक और कानूनी
पहलू आ जाता है, नया एक्ट आ जाता है। वो बीएनएस पे या आईपीसी में कौन सा है वो शायद मालूम नहीं, बस जानवरों का तो मुझे मालूम है, मैंने एक बार पढ़ा था 429 आईपीसी या 430 आईपीसी। पर इंसान को क्या से बोला जाता है कि तू मर जा। एक मिनट, किसी डिसेबल आदमी को, मैं डिसेबल तो हो गया, तो किसी को, मैं डिसेबल आदमी अभी इतना बुरा नहीं था, मैं गाड़ी चलाता था, मतलब मरने के बाद भी, मतलब मरने के बाद जब बच गया तो गाड़ी चलाता था। वो तो मैंने अभी 2 साल पहले बेची है गाड़ी, मैं तो चलाता था गाड़ी। मेरा कहने का मतलब ये था कि इतने प्रताड़ित हुए, जैसे अतुल सुभाष का केस आपने सुना ही होगा। अतुल सुभाष के केस में ये हुआ कि अतुल सुभाष अपनी सारी कहानी सुनाकर उसने अपनी मौत को गले लगाया। जब किसी कानून ने, या फिर यूं कहें तो किसी प्रशासन ने जब नहीं सुनी, तो उसने मौत को गले लगाया। ये मान सकते हैं आप, ये दूसरे अतुल सुभाष हैं। यानी यूं कहें, अतुल सुभाष तो जो बच गया, जो अतुल सुभाष तो मर गया, बहुत दुख। और ये अतुल सुभाष वो हैं जो मरे हुए जिंदा एक व्यक्ति हमारे सामने बैठे हैं, जो अपनी आप बीती सुना रहे हैं। अतुल सुभाष की अगर हम बात करें तो अतुल सुभाष की कहानी आपको उनकी वीडियो में मिलेगी, लेकिन ये लाइव हमारे साथ बैठे हैं और बहुत सारी परेशानियां झेल चुके हैं। अच्छा, जब आपके बच्चों को वो लेके चली गई, फिर क्या कहा जाता था आपको कि बच्चों से बात कराने के लिए मेरे नाम मकान कर दीजिए या इतना पैसा विड्रॉ कर दीजिए। बहुत सारी बातें आपने बताई, हमसे जिक्र किया, क्योंकि आप तो भूल जा रहे हैं, इसीलिए हमने कागज़ पे। दोस्तों मैं एक विशेष बात बता दूं, इनका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब है, ये हम कह सकते हैं। नहीं, डिस्टर्ब नहीं है, नहीं, थोड़ा मोर कॉम्पिटेंट। हाँ, उसमें शरीर खराब हो गया, शरीर खराब हो गया, तो थोड़ा सा ये हो रहा है कि दिमाग नंबर 1 है। हाँ, नंबर 1 दिमाग है, आप समझ भी रहे होंगे। लेकिन बात ये है कि थोड़ा सा हम इनसे, जैसे अभी आपने देखा टॉपिक पे बात करते हैं, तो मन में जो दर्द है ना इंसान के, वो अपने टॉपिक से थोड़ा सा बोलते बोलते हट जाता है। यानी जिस टॉपिक से बात कर रहे हैं उस टॉपिक से थोड़ा सा हट जाता है, लेकिन फिर भी हमने लिखा हुआ है। और एक चीज मैं और बता दूं आपको, जिस वक्त हम, कितनी बातें बताऊं, हाँ मतलब फिर बहुत सारी बातें हैं। बच्चों को बोलना कि बच्चों को, हाँ ब्लॉक कर दूंगी, जी जी, मैं बात नहीं करने दूंगी, तो इससे ज्यादा वो भी रिकॉर्डेड भी है, रिकॉर्डिंग, अच्छा रिकॉर्डिंग भी है, रिकॉर्डिंग और लिखन भी है, व्हाट्सएप पे, बोटिंग में, व्हाट्सएप पे, ईमेल में। तो एविडेंसेस तो बोलो भी, बट 97 एविडेंसेस है, 97। अच्छा, जब बच्चों से आपने पैसा दिया, बच्चों से बात करने के लिए, बच्चों से मिलने के लिए, एक इंसान को तड़प होती है, क्योंकि देखिए औलाद जिसके पास नहीं होती तो कीमत उसको पता चलती है। लेकिन औलाद होने के बाद भी उनको ना देखना, उनसे ना बात करना, कितना बड़ा एक इंसान को दुख पहुंचता है। जैसे आपने पैसा दिया, प्रॉपर्टीज नाम करी है, तो लगभग कितना अमाउंट रहा होगा? वो अंदाजा बोला जाए, अंदाजा भी नहीं, मैं अंदाजा ही बोलूंगा, क्योंकि वो करेंसी का डिफरेंस है। बिल्कुल। और आज की डेट में जो एवेल्युएट करेगा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वो कभी ऊपर कभी नीचे, जो भी हर चीज का रेट बदलता रहता है। तो मतलब ओवरऑल नॉट कंफर्मिंग वन फिक्स रेट, ऑलमोस्ट 4.5 करोड़, 4.5 करोड़। यानी आप देख सकते हैं कि 4 करोड़ 50 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन सोचने और समझने वाली बात यह है दोस्तों कि 4.5 करोड़ देने के बाद भी एक व्यक्ति की ऐसी हालत कर दी जाती है। यानी अगर आज के वक्त में आप किसी की हेल्प करते हैं तो वो आप उसको ये कहेंगे कि आप मेरे लिए भगवान का रूप हैं। लेकिन ऐसा कैसा इंसान का दिल है और ऐसी कौन सी वो इंसानियत है जो पूरी तरह मर चुकी है कि 4.5 करोड़ लेने के बाद भी इनको अपने बच्चों से नहीं मिलने दिया जाता। और अभी भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पता नहीं कौन कौन से कोर्ट और कौन कौन से जो प्रशासन के जो दरवाजे हैं वो खटखटाए हैं, लेकिन अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिला। हालांकि इस बात को तो अभी जांच का विषय है, जांच चल रही है। कहीं ना कहीं जो इनके साथ गलत हुआ है गिरफ्तारी भी होगी, बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं। लेकिन इनका ये खबर आपको बताने का मेन मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं
जो अपनी बीवियों से, अपने परिवार में इस तरह प्रताड़ित होते हैं, उनकी आवाज़ नहीं किसी को सुनाई देती और वो अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उठा नहीं पाते। इनका कहने का मतलब है कि मुझे सिर्फ मेरे बच्चे चाहिए, ना कोई पैसा चाहिए, बस मेरे बच्चे चाहिए। चंद सांसें जो अभी बची हुई हैं, मर के बचे हैं, चंद सांसें जो अब बची हुई हैं, न जाने कितने दिन की ज़िंदगी है, जो मेरे 2 बेटे हैं, मैं उनके साथ अपनी ज़िंदगी को बिताना चाहता हूँ। जितने भी पल, जितने भी साल, जितने भी दिन हैं, वो अपने बच्चों के साथ बिताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, बार बार मैंने एक ही चीज़ कही है कि बच्चे बहुत बड़ी नियामत होते हैं। जब इंसान अपने बच्चों को पालता है तो बहुत सारे सपनों के साथ उनको पालता है, बहुत सारे सपने उनके साथ देखता है, लेकिन अगर वो सपने 1% भी पूरे ना हो तो ऐसे लोगों को या ऐसी महिलाओं को आप क्या नाम देंगे? हमारा कमेंट सेक्शन खुला है, ज़रूर से कमेंट करिएगा। हमारे लिए नहीं, संजय गुलाटी जी जो दिल्ली में आवास है, अभी इस वक्त हम दिल्ली में बैठे हैं, इनके लिए कमेंट करिएगा कि ऐसी महिलाओं के लिए क्या कानून बनना चाहिए, या ऐसी महिलाओं को कानून क्यों नहीं पकड़ता? क्या हर एक कानून मर्द के लिए ही बना है? क्या हर एक कानून मर्द पे ही लागू होता है? मर्द पूरे दिन काम भी करता है, वो अच्छा करे या बुरा करे, बहुत सारी परेशानियाँ उठा करके वो सरकार को टैक्स भी देता है। अगर दिन में वो एक रोटी भी खाएगा तो उस एक रोटी का भी टैक्स पे करना पड़ता है। अगर उसको दिन में भूख लगी तो भूख लगने पर अगर वो 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट भी खरीद कर खाएगा तो उस 10 रुपए के बिस्किट के पैकेट पे आप ध्यान से देखना, उस पे कम से कम 10%, यानी 10 रुपए के बिस्किट के पैकेट पे 10% यानी 10 पैसे सरकार को टैक्स जा चुका। बहुत सारे टैक्स ऐसे हैं जो आपको नहीं पता। आप एक 5 रुपए का चिप्स का पैकेट लेंगे तो 3 पैसे टैक्स उसका पहले ही सरकार को जा चुका। जब आप उसको खा रहे हैं, हर एक चीज पर आप टैक्स भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ कानून खड़ा नहीं है। क्या महिलाओं के साथ सारी जो कानून है वो महिलाओं के साथ है? अच्छा, हम बात करेंगे जो अभी कोर्ट में केस चल रहे हैं आपके, पुलिस भी जांच कर रही होगी। पुलिस से आपको और कानून से कितना आश्वासन मिला है, ये भी जनता जानना चाहेगी। फरोज भाई, आपने एक बात बोली अभी कि देखो पैसे ले लो कोई बात नहीं, बच्चे सुरक्षित होने चाहिए। ऐसी सोच के साथ जो बच्चे किसी के साथ हो तो वो अच्छी सोच वाली जो औरत है वो औरत नहीं है। अब आगे उनके साथ क्या फ्यूचर बनेगा, ये सोचने वाली बात है। अब आपने पूछा कि कोर्ट का क्या चल रहा है। कोर्ट ने, मैं वहां पर एक पुलिस वाले से मिला, एक वकील से मिला, जब मैं हेयरिंग में जाता था कोर्ट में, तो मुझे उन्होंने बोला कि तुम्हारा फर्ज है पहले बच्चों को बचाओ, तो उसकी वजह से आप एविडेंस दोगे तो आपका केस ना इंडिया में मैंने पहले एक बार बताया कि बहुत स्लो चलता है, रोल्स रॉयस की स्पीड से बहुत धीरे धीरे चलता है हमारा देश का कानून। तो इन द मीन टाइम में अगर बच्चे नहीं मिले, वक्त लगा, तो कब तक उनका इंतजार कर रहेगा बाप, और बच्चों को गलत रास्ते से कब रोकूंगा। तो ऐसी सोच के अंदर क्या हुआ, मुझे वो पुलिस ने और एडवोकेट ने बोला कि एविडेंस मत दो अभी, क्योंकि वो फिर लंबा खिंच जाएगा, एविडेंस पे डेट, तो पहले बच्चों को, नहीं तो उन्होंने बोला कि आप हीबियस कॉर्पस कर दो। हीबियस कॉर्पस में बच्चों को जब वो प्रताड़ित हो जाएंगे फिर वही प्रेशर में आ जाएंगे, बेचारे नादान बच्चे, वो इनोसेंट बच्चे, वो फिर परेशानी मेरी वजह से नहीं रहेगी। फिर फरोज भाई वो फिर बच्चों की वजह से मुझे एविडेंस नहीं देने पड़े। और फिर सुसाइड केस पे मजे की बात है जो इन्होंने बताया कि कानून क्या कर रहा है। सुसाइड केस पे जब कोई एक वर्डिक्ट देता है, वर्डिक्ट वो एक जजमेंट देता है कोर्ट, मैंने एविडेंसेस नहीं दिए, ठीक है, जानबूझ के नहीं दिए,
लेकिन वो कहता है कि मेंसिरिया लगा दो। मेंसिरिया एक फ्रेंच वर्ड है जिसके अंदर बोलते हैं कि वो अपनी मर्जी से अपनी इंटरेस्ट की वजह से उसने अपना सुसाइड, जबकि मेरे पास सारे प्रवोक के वीडियो रिकॉर्डिंग और लिखत में जितनी जो एट्रोसिटीज जो प्रताड़ित करने वाली, सॉरी हिंदी चैनल है, कोई बात नहीं, कोई बात तो गलती से नहीं, कोई नहीं, मुंह से निकलता है। बोलिए। तो ऑल्दो जब 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 मुझे अपने बच्चों को देखना है, बस मुझे और क्या बोलूं। दोस्तों मैं बताऊं आपसे, जो गुलाटी जी हैं, संजय गुलाटी जी, तबीयत ठीक नहीं रहती, स्वास्थ्य, क्योंकि बॉडी के साथ ही नहीं, स्वास्थ्य एक बात और हाँ। खान फरोज भाई, जी बोलिए। बच्चे आएंगे ना तो शायद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं। एक पॉइंट है, मैं ठीक, दवाई तो मैं एक सिर्फ एक टाइम पास करने के लिए खाता हूँ। दवाई इलाज नहीं होता, परिवार भी इलाज होता, मेरे बच्चे इलाज है। तो दवाई छोड़ दो, नहीं खाऊंगा, मेरे को नहीं चाहिए। आज भी मैं वो एक न्यूरोबिन एक ही खाता हूँ। दवाइयाँ तो मेरे पास 8-10 लिखी है, 8-10, पर मैंने छोड़ दी। क्या करना जी के, बच्चे आ जाएंगे मैं तभी ठीक हो जाऊंगा। पर फिर बाद में हमने क्या पूछा? मैं भी भूल गया। मैं पूछ रहा था कि बच्चे जब आपके पास आ जाएंगे आप फिर ठीक हो जाएंगे, ऐसा। अब आपकी बातों में तो इंशाल्लाह, हाँ। और मेरी बातों में राम राम नहीं, पता नहीं कौन बोलते हैं, राम 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 भरोसे। जी राम भरोसे। अच्छा, मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूँ कि गुलाटी जी जो है इस वक्त ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए जब स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, सबसे मेन जो चीज़ होती है इंसान का ब्रेन होता है, दिमाग होता है, क्योंकि दिमाग को भी जो है एक आराम चाहिए, हर एक चीज़ को आराम चाहिए। अगर हम कोई चीज़ लगातार रेगुलर चलाएंगे तो वो बहुत जल्द ख़राब हो जाएगी। तो इसी तरह हमारा ब्रेन भी होता है जो हमारी बॉडी के साथ कनेक्ट रहता है, हर वक्त काम करता है, कब हमें सोना है कब हमें जागना है वो हमारा ब्रेन ही हमें बताता है। यहाँ तक कि अगर हम खाना खाते हैं, हमारा पेट पूरी तरह भर चुका है, तो वो पेट नहीं बताता, वो ब्रेन बताता है, दिमाग बताता है कि हमारा पेट भर चुका है, अब हमें खाना खाना छोड़ देना चाहिए। तो दिमाग का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। लेकिन जब इंसान को एक दूसरा व्यक्ति पागल करने की कोशिश करे, तो शायद जीती जागती जो शख्सियत है संजय गुलाटी जी आपके सामने बैठे हैं। और संजय गुलाटी जी, मेरा एक सवाल है, कहीं ना कहीं लोगों का भी ये जवाब हो सकता है। मैं तो आपको जानता नहीं हूं और आप मुझे जानते नहीं थे, आपका मेरा जो संपर्क हुआ वो किस तरीके से हुआ, लोग शायद जानना चाहेंगे। मैं शायद उन दिनों में, कुछ दिनों 15-20 दिन पहले जब आपको कांटेक्ट हुआ, तब टीवी 9 में कैसे शुरू किया। जी मैं तो उम्मीदें खो दी थी। जी मैं मरे हुए भी, बचे हुए भी बहुत साल हो गए, 4-5 साल हो गए। लेकिन मैंने जब टीवी में देखा, टीवी 9 में एक शो आ रहा था, सुभाष, उनका शो आ रहा था, तो आई गॉट वेरी अमेज्ड कि वो बेचारा मर गया। अच्छा हुआ मर गया, एक मतलब बुरा नहीं मानना, वो मर गया। लेकिन अगर वो जिंदा रहता तो मुझसे सही प्रताड़ित और होता, कानून से होता। अपनी इस कंट्री की जो जेंडर बेस्ड सिस्टम है उससे परेशान हो जाता, तो वो तो जीते जीते मर जाता, जो मैं हो रहा हूँ। पर वो अच्छा है, गॉड ब्लेस हिम। बट एक्चुअली मैं कहता हूँ कि हुआ तो भी अच्छा हुआ, नहीं होता तो वो मेरे जैसा हो जाता। तो बात तो वही है कि जब तक कानून अच्छा ना हो, जब तक जस्टिफिकेशन ना हो, तो उस हालत में जीना ना जीना बेकार है। मैं तो कहता हूँ हमारी बाहरी कंट्रियाँ जहाँ 90s, मैंने पिछले एक वीडियो में बताया, वो आप ही का दोस्त आया था वीडियो वाला, वो मैंने आपको भेजा रिकॉर्डिंग, तभी तो आप आए। जब आपको मैंने बोला, आपको मेरा नंबर, मैंने जब आपका देखा कि आप ऐसी चीजें कवर करते हो, तो मुझे लगा कि अच्छा, मुझे आपने कहाँ पर देखा था? मैंने आपको अतुल का कुछ पढ़ रहा था, तो फिर आपका चैनल में मुझे आपका कुछ
एक लिंक मिला, सामने आया कोई लिंक। हाँ ठीक है। तो मैंने कहा यार ये तो देहरादून के है, मैं बसूरी में पढ़ता था, जी जी। तो मुझे लगा ये देहरादून वाले नजदीक है, तो ना उनको एलओआई करता हूँ। तो मैंने फिर इनको वो फेसबुक पे ही लिखा कि मेरी मदद करो, और वो मेरी फोटो जो भेजी वो भी भेजना, उसके साथ एविडेंसेस भी इनको भेजना। अभी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, कहानी नहीं है, ये फैक्ट है, फैक्ट, हकीकत, हकीकत, हकीकत है। तो ये हकीकत के एक पहलू है, दूसरा पहलू है, एक चैप्टर है, दूसरे चैप्टर है, पर वो धीरे धीरे आपको जब फरोज भाई भेजेंगे तो आपको सारी कॉन्स्पिरेसी जो की प्री प्लान्ड प्लानिंग की, वो पता है क्या है आपको बताओ, क्योंकि फरोज भाई बात पता है क्या है, एक्चुअली में हमारी देश का जो कानून है वो ना अच्छा होने की वजह से, अच्छे होने की वजह से, वो जो कल्पना है, जो मेरी साली बोलो या जो भी बोलो, निक्की ब्रदर, जिसके पास बच्चा ले जाने वाले थे ये लोग, तो उनका कोई बच्चा नहीं है ना, इसलिए वो मेरा बच्चा छुपाना चाहते थे, वो सारे एविडेंसेस कि बच्चा किस बारे में सब पता है मुझे, जो साजिद के साथ हुआ, जो उसके साथ, जिसकी वजह से उसकी माँ का भी ईमेल आया कि फिर हेमा भी आई दिल्ली में, तो फिर मैं उसको बहुत बोला कि तू घर से निकल जा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया कि बच्चा मेरा, और फिर उसकी माँ बोलती कि बच्चा तेरा नहीं है, तो फिर इस हिसाब से मुझे अल्टीमेटली 3 साल लगाए मैंने मरने में। 2008 में मैंने साजिद को लिख दिया कि भाई मेरी बीवी भी ले जा, मेरे बच्चे भी ले जा, उनका ध्यान रखना, मैं मर रहा हूँ। तो 2008, 2000, 2017, फिर 18, फिर 19 में मैं मरा, वो भी किस दिन, जिस दिन उसका बर्थडे था हेमा का, 12 सितंबर। यार ये कानून अच्छा काम नहीं करता, वो कहता है कि यार आया गया गॉन एंड बाय केस है कि ये इससे मर्डर कर लिया अपना, तो उसको छोड़ो। लेकिन एक फिल्म में सनी देओल ने कहा है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, क्या वो जुमला सही होता दिखाई दे? बिल्कुल। एक तो बात है कि वो, तभी तो बोल रहा हूँ मैं कि वो अगर मैं जिंदा बच गया तो वो अतुल जिंदा होता तो उसको भी तारीख पे तारीख ही मिलती। तो वो बेचारा जो था अच्छा शहीद हो गया। अच्छा, मैं आपसे बता दूं कि गुलाटी जी का हमारा संपर्क कैसे हुआ। गुलाटी जी जिस वक्त अतुल सुभाष की कोई इन्होंने खबर देखी, तो इन्होंने अपने सिस्टम में बैठ के ऐसी बहुत सारी खबरों को सर्च किया जिससे TV9 जब आया, हाँ, जिस TV9 में देखा, उसके बाद इन्होंने यूट्यूब पर सर्च किया कि ऐसी कोई खबर और भी है जिससे मुझे एक तरह से प्रेरणा मिले या एक सुकून मिले कि हाँ, अतुल सुभाष के साथ जो हो रहा है और उसमें क्या पुलिस कर रही है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या इनको, क्योंकि देखो जिस चीज़ से इंसान पीड़ित होता है वो उसी चीज़ की खोज करता है। तो जब इन्होंने खोज करी तो उसमें हमारा एक वीडियो सामने आया उसी यूट्यूब में, क्योंकि उसी से रिलेटेड था तो वो सामने आया। तो इन्होंने मुझे एक मैसेज किया, मैसेज में रिप्लाई हमने इनको दिया। जब इनका कोई मैसेज आया तो ये उस वक्त एक हॉस्पिटलाइज एक वीडियो, एक फ़ोटो हमारे सामने आया। तो हमने जब उसको विस्तार से देखा तो हमें ये लगा कि जो संजय गुलाटी जी हैं वो हॉस्पिटलाइज हैं और शायद हमारी इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है इनके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ हो जो इनके रिलेटेड या इनके परिवार ने किसी ने इनके साथ हादसा किया हो। तो हमने इनसे संपर्क करने की कोशिश की। फिर उसके बाद इन्होंने हमसे अपना नंबर साझा किया, हमने उस नंबर पे व्हाट्सअप जो है कॉल किया, फिर बात किया। तो कितनी बार हमने सोचा कि ऐसा भी हो सकता है कि शायद साइबर क्राइम वालों ने ऐसा कुछ किया हो। फिर उसके बाद फिर हमें विश्वास हुआ, संजय गुलाटी जी से हमारी बात हुई तो इसी ज़बान में हम इनसे बात करते रहे, लेकिन फिर भी हमने इनको आश्वासन दिया, गुलाटी जी हम आपके साथ 24 घंटे आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपके जो कॉल का जवाब दे रहे हैं, और दिया भी गुलाटी जी। तो इन्होंने हमसे कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, अपनी जो दिल की जो दर्द है वो दुनिया को बताना चाहते हैं, जिससे दुनिया अवेयर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। और बच्चे ले लो, अपने हाँ, बच्चे ले लो। बच्चों के लिए इन्होंने हमसे मतलब जो है संपर्क किया। उस वक्त लगभग अब से 20-25 दिन पहले की बात थी, लेकिन देहरादून में जो मेयर के चुनाव चल रहे थे, हमने इनसे वक्त मांगा कि 27 तारीख में हम आपके पास आएंगे। तो 27 तारीख में हम इनके पास आए। एक ये जो हमने आपको बात बताई है, ये पूरी बात ख़त्म नहीं हुई, इसके 10 एपिसोड भी आ सकते हैं,
10 खबर भी आ सकती हैं। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे, और खबर में हम 1 2 3 4 5 ऐसे पार्ट का नाम भी डालेंगे, आप उनको सीरीज वाइज देख सकते हैं। ये पहली सीरीज आपने देखी, क्योंकि गुलाटी जी इतनी बात करने की स्थिति में नहीं है। दोबारा से फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। गुलाटी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब बहुत बहुत मेहरबानी। मेहरबानी। तो मैं कहता हूँ कि परिवार से बढ़कर, या परिवार को तो, मैं बीवी को तो परिवार मानता ही नहीं। जी जी जी। मैं कह रहा हूँ कि मैं जिंदा हूँ, हाँ। वो भी अच्छी बात नहीं है। अच्छा गुलाटी जी, एक सवाल है मेरा आपसे, थोड़ा खबर तो खत्म ही हो जाएगी, लेकिन सवाल ये है, कहीं ना कहीं लोग भी जानना चाहेंगे। अभी हम आपके पास कल आए हैं, हमें भी खुद को ये नहीं पता चला कि कब मेरे को दिन बीत गया और कब मेरे को रात चली गई। आपने बताया था कि मैं 8 बजे सो जाता हूँ, लेकिन हम आपके साथ बैठे रहे तो आपने 11 बजा दिए। तो कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि हमारे आने से आपके चेहरे पे एक मुस्कान आई है। तो क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, फरोज भाई, बात पता है क्या है, आपका आने से तो बहुत खुशी हुई। हाँ। पर बात पता है क्या है, कि आपके आने से हकीकत जो आप दे रहे हो, हाँ। जो बयान कर रहे हो, लोगों को पता चलेगा यूट्यूब के मुताबिक, या जी, जी। यूट्यूब के जरिए, हाँ। या फेसबुक के जरिए। जी जी जी। तो वो आप एक अच्छा एक 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 बैलेंस कर रहे हो जी। ह्यूमैनिटी में। जी, जी। ह्यूमैनिटी मर्दों के लिए, मेल के लिए, नहीं नहीं, इंसानियत के लिए, इंसानियत के लिए। ह्यूमैनिटी। हम्म। तो वो काम जज्बा जो है अच्छा है। मैंने भी एक और मेरा, जो मैंने आपकी टाइम ही जो फेसबुक पे लिखा, तो एक और को भी लिखा। जी जी। तो उन्होंने, उनके पास सिर्फ आधा घंटा था। जी जी। आप तो एक हमारे साथ आए, और कृपा करके हाँ जी। और दिनों भी रहना, जी। ताकि आप सारी बातें, जी। मैं आपको एविडेंसेस दूंगा, जी। तो लोगों को पता चलेगा जी। आपके जरिए कि कैसे कैसे प्लानिंग करी जाती है। जी जी। मतलब पता नहीं चलता पति को या बाप को कि उसके पीछे क्या चल रही है, कॉन्स्पिरेसी। तो वो आप बताओगे ना, तो वो आप उस अटेंशन, दे विल बी सतर्क हो जाएंगे, जी जी जी। दे विल मोर अटेंटिव, एंड वंस दे गेट अटेंटिव, तो फिर शायद जो पता नहीं कितने लाख रुपए आदमी मर जाते हैं, पति या हस्बैंड मर जाते हैं, तो वो शायद कम हो जाए। शायद वही एक 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 वो क्या कहते हैं ना, वो अल्लाह का क्या, करम। हाँ वही, उससे बच जाएंगे। भगवान की कृपा। कि भगवान की कृपा बोलो या अल्लाह का खैर बोलो। मैं आपसे ज्यादा मैंने बोला ना, दोस्त मेरे दुबई में है। जी जी जी। वही, मैंने अजमेर में भी मेरे दोस्त है, जी जी। पर वो मैं बताऊंगा नहीं अभी, नहीं तो उसकी पूरी जिसको 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 कानून में जाना चाहिए वो बच जाएगा। वो उसने कई एविडेंसेस जो बिठाए हैं, मतलब उसने, मेरी वाइफ ने, जब उसको मैं बच गया हूँ, तो उसने कई एविडेंसेस बिठाए हैं, पर उससे पहले मैं रिकॉर्डिंग कर चुका था, तो वो अभी बच नहीं सकती। वो तो तब जब, अगर कानून जो आप कह रहे हो, वो कानून सतर्क नहीं होगा, जो आप कह रहे हो ना कि कानून हमारा बायस्ड है। अरे मैं बच गया हूँ, तो आज आज बता रहा हूँ कि कानून, देखो, अच्छी बात थी जो मैं बातें बाद में बताऊंगा। ठीक है ठीक है। वो फिर लंबी बात को मैं 2-4 पॉइंट बताऊंगा, जी जी। तो फिर बता देना लोगों को। ठीक है ठीक है। मैं बहुत दुखी हूँ। तो गुलाटी जी ने हमसे बात की है, और इसके बाद भी हम आपको लगातार गुलाटी जी से संपर्क करते रहेंगे, क्योंकि हम लगभग 3 दिन के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि एक दिन में पूरी बात खत्म नहीं अब 4 दिन रहो, हाँ, 6 दिन रहो, पूरी खबर हम आपको जरूर दिखाएंगे। गुलाटी जी को सबसे मेन बात, तो गुलाटी जी को हमारे यहाँ आने से बहुत खुशी मिली है, क्योंकि हम इनको बहुत, शायद बच्चे मिल जाए। जी जी जी, किसी ना किसी के नसीब से तो मिल ही जाते हैं, क्या पता किसके नसीब से मिले। तो आज हम इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और नए मोड, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहें, खबर से लेकर अंजाम तक। जय हिंद, जय भारत।